नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरे टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। और बीपीएससी जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिटेल से करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। और एक एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा विश्लेषण के साथ क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है यूथ पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है ना। इसमें जितना भी बीपीएससी द्वारा पीवाईक्यू दिया गया सारा क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल से करते हैं, ठीक है ना। और जो कि बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए? तो सुंदरवन कहा जाता है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। 202 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक सागवान के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान एक व्यापारिक लकड़ी का पेड़ है। यह भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, फर्श और अन्य लकड़ी के उत्पादन में किया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और अन्य लकड़ी के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बताइए उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक, है ना। कर्नाटक वाला क्षेत्र और केरल, जहाँ पर वर्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन भारत के कौन सा घाट? पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प क्या आ जाएगा? डी सही होगा। 204 नंबर क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 204 नंबर पे। भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कुल वांछित क्षेत्र का 1% कितना होना चाहिए? वन क्षेत्र प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ठीक है। भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, जो निम्न प्रकार से है, ठीक है ना। पहला है आपका राष्ट्रीय वन, उसके बाद संरक्षित वन, गांव के जंगल, वृक्ष भूमि, ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो घने लंबे वृक्ष होता है, ठीक है, बात ये। पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, ये बात भी सही है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास हैं मैंग्रोव वन के लिए, ये बात भी क्या है? आपका सही है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कक्ष ज्वारीय, संकरी, खारी, पंख मैदानों और ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों में उगती है। इनमें बहुत लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे आते हैं। इसे लवण बोले तो खारा पानी के कारण ये पेड़ पौधे प्रभावित नहीं होते। मैंग्रोव वन, घने मैंग्रोव वनों के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में सुंदरी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो इलाका होता है इसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है। जैसे बंगाल का जो मैंग्रोव वन है ना, उसको दुनिया का सबसे बड़ा वो सुंदरवन है ना, मैंग्रोव क्षेत्र है,
क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक क्या पाया जाता है, पेड़ पौधा पाया जाता है। 206 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में साल, सैगौन, शीशम आदि वृक्ष बहुतायत में निकले मिलते हैं। बहुत ज़्यादा यही सब वृक्ष मिलेगा आपको, साल, सैगौन, शीशम आदि वृक्ष मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः रोजवुड, आबनुस, महोगनी इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 207 नंबर, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है। 208 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? ठीक है ना, तो नागालैंड और मध्य प्रदेश, इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन में, उपयुक्त में क्या आ जाएगा, एक से, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नागालैंड में कितना है आपका, नागालैंड में बात करते तो 73.90% और मध्य प्रदेश में 25.14%। ठीक है ना, और मिजोरम में आपका 84.53% है ना, और मिजोरम में 84.53% और मेघालय में आपका 76.00%। इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.14%, नागालैंड में 73.90%, राज्यों में वन का विस्तार है 75% से अधिक नहीं है। जबकि मिजोरम में 84.53%, मिजोरम में कितना है 84.53% एवं मेघालय में 76.00% क्षेत्र पर वन विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य संघ क्रमशः लक्षद्वीप 90.33% तथा मिजोरम में कितना है आपका 84.53% है। 209 नंबर क्वेश्चन, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसमें है बताइए, मिजोरम में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपका मिलेगा, मिजोरम में 84.53% है ना। इसमें अगर इसमें लक्षद्वीप समूह रहता तो वो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, लक्षद्वीप में। अगला 210 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, ये वाला क्या ऑप्शन गलत है आपका। तो मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, ये बात तो सही है। मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। ठीक है ना, ये बात भी क्या है, सही है। नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात है, ये बात भी क्या है आपका, सही है। देख लेते हैं, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य क्या है आपका, मध्य प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। ठीक है ना, प्रतिशत में और क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, काहे कि जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश तो उसका जो क्षेत्र है भी इलाका है बहुत बड़ा है उसका, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य की बात करते हैं तो वो कौन है आपका, मिजोरम है।
वन क्षेत्र और प्रतिशत में दोनों में अंतर है, ठीक है ना। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य की बात करते हैं तो वो आपका कौन है, मिजोरम है, जहाँ पर कितना है 84.53% है। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पश्चिम बंगाल तथा नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, जबकि मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और क्या है आपका, निकोबार है ना, अंडमान और क्या है, निकोबार। 211 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। कौन सा घिरा है आपका, मध्य प्रदेश घिरा है। भारत वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कुल वृक्षावरण एवं वनावरण 85,547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। 212 नंबर क्वेश्चन, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी फैला हुआ है। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका उपयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंभे आदि बनाने और घरेलू काम में आता है, ठीक है। 213 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। किस में पाया जाता है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दिए गए विकल्पानुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करते हैं तो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.6062% है ना। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 24.62% है। वनावरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा अगर वनावरण क्षेत्र वाला अगर जे राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, है ना। अतः स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है 214 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है। औसत हेक्टेयर में कितना है बताइए। तो इसमें से तो ऑप्शन कोई नहीं है ना, 0.08। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है, ठीक है। 215 नंबर क्वेश्चन, 215 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। इसमें देखना है प्रदेशों में संबंधित कीजिए कि सूची में दिए गए गुट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। इधर है वन का प्रकार और इधर दिया गया है प्रदेश, ठीक है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मिलेगा आपको किधर मिलेगा, तो मिलेगा आपको शिलांग के पठार और सह्याद्री वाले क्षेत्र में मिलेगा। मानसून वन का जो प्रकार है ये किधर कौन सा क्षेत्र में मिलेगा आपको, मानसूनी जो वन का प्रकार आपको छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में मिलेगा, ठीक है ना। और शीतोष्ण वाला मिलेगा, शीतोष्ण वन का जो प्रकार है आपको मिलेगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी वाले क्षेत्र में मिलेगा। और अगला है कक्ष मैंग्रोव वन का जो प्रकार है आपको किधर को मिलेगा, इधर मिलेगा मैंग्रोव वन आपको पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र में मिलेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। वन के प्रकार और इधर प्रदेश।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग पठार और सह्याद्री क्षेत्र में मिलता है। किधर मिलेगा? शिलोंग के पठार और सह्याद्री क्षेत्र में। मानसूनी वन की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार शिवालिक क्षेत्र में। शीतोष्ण वन की बात करते हैं तो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी वाला क्षेत्र में मिलेगा। कच्छ की बात करते हैं, कच्छ बोले तो मैंग्रोव वन आपको मिलेगा पश्चिमी बंगाल और तराई वाले क्षेत्र में मिलेगा। 216 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन क्षेत्र का प्रतिशत है 21.7%। वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण का विस्तार है। देश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 217 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? कहाँ पर नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। ठीक है, 218 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में क्या है बताइए? सघन मैंग्रोव वन पाया जाता है सुंदरवन क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र सब अपने सघन मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो चैप्टर है ये प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बीपीएससी 3.0 में पूछा है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है बताइए? तो धुआंरे वातिमुख, ज़्यादा तो धुआं हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिसके माध्यम से लावा, गैस, राख, कंकड़, पत्थर, धुआं आदि बाहर निकलती है। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नलिका कहते हैं। लावा पृथ्वी से बाहर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर, जो लावा आता है जिस छिद्र से उसको क्या कहते हैं? वीवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने वीवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले प्रमुख गैसें कौन कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमोनिया क्लोराइड होता है। ठीक है ना, गैसों में जलवाष्प का महत्व सबसे अधिक है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली गैसों में 60 से 90% भाग जलवाष्प की होती है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक की बात करते हैं तो धुआंरे वातिमुख होता है। इससे गैस व जलवाष्प निकलता है। ठीक है ना, उसका अलास्का यूएसए, अलास्का की बात करते कहाँ पर है? यूएसए में कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अलास्का का जो कटमई पर्वत है को हजारों धुआंरों का क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। 220 नंबर क्वेश्चन, 220 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वन रोपण, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं? पेड़ लगाएं। बीपीएससी 3.0 का है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। पेड़ पौधे पानी के प्रवाह की गति को धीमा कर देती है तथा मिट्टी के कटाव को भी कम करने में मदद करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान 20 अधिकतम तापमान कम से कम 20 डिग्री
कम से कम कितना डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। देखिए किसको कहा जाता है। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान, देख लीजिए क्या बोला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम कितना, 40 डिग्री या इससे अधिक हो, कम से कम 40 या इससे क्या हो, अधिक हो, तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि पहाड़ी इलाका का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री पहुँचे, है ना, या इससे अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट वेव बोले। तो जो हमारा मैदानी इलाका है तो कम से कम कितना, 40 या उससे अधिक, तब हीट वेव बोलेंगे। अगर पहाड़ी इलाका है तो कम से कम कितना, 30 या उससे अधिक होगा ना, तो तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीट वेव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 222, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर चलिए विचार करते हैं। तो इसमें पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ये बात तो गलत है ना, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, ना कि अनुप्रस्थ तरंगे। अगला दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, बी, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये बात सही है, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों का अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये बात भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है जिसे स्थानीय लोग, मुख्यतः जनजातीय व पहाड़ियों वासियों द्वारा अपनाया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जानवर भी है कुछ अपना नोटेशन दे देता है, इंडिकेट कर देता है कि भूकंप आने वाला है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। चलिए कौन कौन तरंग उत्पन्न होती है, प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, इसे पी तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। एस तरंगे की तुलना में पी तरंगे 66% अधिक तीव्र होती है। दूसरा द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे की बात करते हैं तो एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करता है, इधर किधर विचरण करेगा, ठोस माध्यम में ही क्या करेगा, ये विचरण करेगा, अनुप्रस्थ तरंगे, एस तरंगे। अगला है धरातलीय तरंगे, इसे एल तरंगे भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक प्रभावशील होती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। कौन, जो एल तरंगे होती है। अगला है 223 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है, तो वनारोपण। बाढ़ को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाइए, पेड़ लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। देखते हैं, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन के हानि से बचाव के लिए वन्यरोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से जकड़े रहती है तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियाँ अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आ जाती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना, जिससे आसपास के अधिवासों, फसलों व जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाती है। ठीक है। 224 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला को चुनना है। कांगड़ा भूकंप की बात करते हैं तो 1934 में नहीं हुआ था, ये 1905 में हुआ था। ये ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत। दूसरा है कोयना भूकंप 1967 में हुआ था, सही है। लातूर भूकंप 1993 में हुआ था, ये भी सही है। शिलोंग भूकंप 1897 में हुआ था, ये बात भी क्या है, सही है। कांगड़ा भूकंप 1905 में हुआ था। कांगड़ा भूकंप कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कोयना भूकंप 1967 में हुआ था। लातूर भूकंप 1993 में हुआ था। शिलोंग भूकंप 1897 में हुआ था। ठीक है ना।
225 नंबर क्वेश्चन, जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी, है ना, प्रभावित हुई थी। तो कौन सी प्रभावित हुई थी, मंदाकिनी, है ना। 2013 के आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी, तो मंदाकिनी, ठीक है ना। 2013 के बाढ़ में मंदाकिनी नदी गहन रूप से प्रभावित हुई थी। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी के दो फ्लडवे हैं। मंदाकिनी कितना फ्लडवे है, 2 फ्लडवे हैं। कई दशकों से यह केवल पूर्वी घाटी में बह रही थी। बाढ़ आने पर यह पुराने पथ में भी बढ़ी, जिससे उसके मार्ग में आने वाले निर्माण ध्वस्त हो गए। जो भी उसके रास्ते में बन रहा था सारा चीज़ क्या हो गया, खत्म हो गया, दह गया। 226 नंबर क्वेश्चन, बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा बादल किस इलाका में फटता है, तो हिमालय प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र में, हिमालय प्रदेश में फटता है बहुत ज़्यादा बादल। बादल फटना हिमालय प्रदेश में होता है जब गर्म, आर्द्र तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर संघन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊपर उठाने का कार्य और तेज हो जाती है। परिणामतः अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इस वर्षा को प्रस्फोट क्लाउड बर्स्ट रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्षा विस्फोट होता है ना, प्रस्फोट बोलते हैं इसको, क्लाउड बर्स्ट रेन इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। इधर प्राकृतिक आपदाएं हैं और इधर क्या है, आपका प्रदेश है। तो बाढ़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको किस इलाका में बाढ़ मिलेगा, किस इलाका में, तो मध्य पूर्वी भारत में। बाढ़ किस इलाका में मिलेगा आपको, नहीं सॉरी, बाढ़ मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो बाढ़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद बोलते हैं भूकंप। भूकंप आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, किस प्रदेश में, तो हिमालय या गिरिपाद क्षेत्र, हिमालय या गिरिपाद क्षेत्र। सूखा की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा सूखा, तो आपको मिलेगा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात आपको किधर देखने को मिलेगा, चक्रवात, तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बाढ़ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी इलाका में बहुत ज़्यादा होती है आपदाएं ये। भूकंप की बात करते थे हिमालय व गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा की बात करते तो मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात की बात करते थे झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। 7 नंबर चैप्टर है चट्टान व शैल एवं मृदा के बारे में लोग पढ़ेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है, फ्लैग स्टोन सम्मिलित नहीं है, बाकी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल ये सब सम्मिलित है। विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल शामिल है। ये परतदार चट्टानें हैं। इसका निर्माण कोडप्पा के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। 229 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है। तराई मृदा नहीं है, किधर नहीं है तराई मृदा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तराई मृदा, पंजाब, है ना। निम्न में से किस भारतीय राज्य में तराई मृदा नहीं है, तो पंजाब में नहीं, उत्तराखंड वाला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सब इलाका में, लेकिन आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित है। यह 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी वाली दलदली क्षेत्र है, जहाँ की मिट्टी में अधिक नमी होती है। यह दक्षिण नेपाल और उत्तर पश्चिमी भारत का एक निचला क्षेत्र है जो हिमालय की बाहरी तलहटी शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और सिंधु गंगा मैदान के उत्तर में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। 230 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
वायनाड केरल, सही बात है। उसका दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये गलत, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, उड़ीसा तेलंगाना वाला इलाका में। उसका ये बी ऑप्शन गलत है। उसका मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ क्या आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। दंडकारण्य का पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों के लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुउपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए 3.0 में पूछा है टीआरई। मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो मृदा की नमी को बनाए रखने से संबंधित है। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? मृदा को नमी बनाए रखने से संबंधित है। मृदा का पलवार बोले तो मल्चिंग बोलते हैं इसको, का मुख्य उद्देश्य मृदा को नमी को बनाए रखना है। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। 232 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर चलिए बात कीजिए। तो अवरख कोडरमा में पाया जाता है, ये बात क्या है, सही है। अवरख कहाँ पाया जाता है, किस इलाका में? कोडरमा वाला इलाका में पाया जाता है, झारखंड वाला इलाका में। अवरख कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अवरख के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले के हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद अभी अवरख खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। जो भी क्षेत्र है ना, जो पहले खोना जाता था, वहाँ से अवरख निकाला जाता था, वो जंगल किस में आता है? अभ्यारण्य क्षेत्र में आ जाता है। नोट में देखते हैं, भारत के अवरख भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य में स्थित है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, बताइए? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। उसमें क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक हो तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति का होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। 234 नंबर क्वेश्चन टीआरई 3.0 में पूछा है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है। बारिंद का मैदान कहाँ पर स्थित है? कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है। देख लेते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है। भू आकृतिक दृष्टि से निचले गंगा मैदान को तीन उप विभागों तथा 8 लघु विभागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो 3 उप विभाग कौन है? उत्तरी बंगाल मैदान, इसमें द्वार बारिंद क्षेत्र आता है। वास्तविक डेल्टा की बात करते हैं तो मृतप्राय और परिपक्व डेल्टा इसमें आता है। राढ़ मैदान की बात करते हैं तो आसनसोल राढ़ और बांकुरा राढ़ आता है। 235 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए? करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेबा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेबा का शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड बोला जाता है इसको, करेबा को कश्मीरी भाषा में। तो इसका अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड। उसका होता है करेबा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीरी घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। करेबा के निक्षेपों में रेत, गाद मिट्टी, उसके बाद रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। 236 नंबर क्वेश्चन। लैटराइट मृदा
अधिकतर पाई जाती है? किस इलाका में पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। लेटराइट मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए निक्षालन का परिणाम है। इन मृदाओं में कौन सा पदार्थ? जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। 237 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के अलावा इस मिट्टी का विस्तार गुजरात के मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड संभाग में क्या किया जाता है? मिलता है कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। 238 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मृदा को ऊसर, रेह व कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। यह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह तंत्र के कारण इनमें लवणों की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। 239 नंबर क्वेश्चन, करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। यहाँ पर केसर खेती बहुत ज़्यादा होती है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड उपस्थित होते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलीय निक्षेप है। क्या है ऐसा निक्षेप है? झीलीय निक्षेप है। 240 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। यह हल्के भूरे रंग की तथा गठन में रेतीली डोमट प्रकार की है। रेतीली सी क्या है? आपकी डोमट प्रकार से है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है ना। नाइट्रोजन और जीवांश का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। पोटास की मात्रा क्या? पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है 241 नंबर क्वेश्चन, डुमटी बोले तो लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार, बालू कण, चिकना कण है ना, पांसु कण, ये सभी मिलता है। ठीक है ना। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वर होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकना कण तथा 40% बालू होता है। पानी तथा बालू के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। 242 नंबर क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो उसको चिकनी मिट्टी से मिलता है, क्ले मिट्टी से मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है क्योंकि चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें पौधों को अधिक समय तक जल की प्राप्ति होती रहती है। ठीक है। 243 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है ना। पानी का जो धारण क्षमता इसमें ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% तक
50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होती है, जिससे जल क्रांति हो जाती है और केशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। 244 नंबर क्वेश्चन, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ है? महाराष्ट्र में रेगूर मिट्टी क्या है? सबसे ज़्यादा है। रेगूर बोल सकते हैं या फिर काली मिट्टी बोल सकते हैं। काली या रेगूर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लाबा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुतायत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में मिला रहता है। रेगूर मिट्टी गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। 245 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यह पुराने जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है एवं प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है। इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। भाबर शिवालिक के गिरिपाद, शिवालिक कौन सा भाग? गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी कंकर, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिसमें पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है ना। 246 नंबर क्वेश्चन, गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? बताइए। तो इसका हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। सतह की इससे कितना है? लगभग 6000 मीटर तक इसकी गहराई है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। उसका ओल्ड हम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से 6000 मीटर तक पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। 247 नंबर क्वेश्चन, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताइए। कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को रेगूर अथवा कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। 248 नंबर क्वेश्चन, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो आपके राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से धूसर और भूरी जमीन अधिकतम राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का रंग हरे धूसर के राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग विक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करता है। अगला 8 नंबर चैप्टर में चलते हैं। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? तो नीरा नहर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नीरा नहर का उद्गम नीरा नदी से है, जो भीमा नदी की सहायक नदी है। नीरा नदी महाराष्ट्र के पुणे व सोलापुर जिलों में प्रवाहित होती है। नीरा नदी पर नीरा देवघर बांध भी बनाया गया है। 250 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन TRE 3.0 में पूछा है, देख लीजिए। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस उपयोग के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किया जाता है। बच्चा जानता है। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग में एवं 5% घरों में
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, फिर 50 क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक दिन हम 50-50 क्वेश्चन करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, ठीक है ना, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और अपना नोट तैयार कीजिए, है ना, वही आपको काम देगा, बाद बाकी ज़्यादा कुछ काम देने वाला नहीं है।